रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। घर के सभी लोग गहरी नींद सोए थे, लेकिन पूर्णिमा की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। बगल में लेटा उसका पति इंद्र निश्चिंत होकर सो रहा था, जबकि पूर्णिमा अंदर ही अंदर घुट रही थी। पूर्णिमा को इंद्र के व्यवहार में आए परिवर्तन ने बेचैन कर रखा था। पूर्णिमा की शादी को 5 साल गुजर गए थे, लेकिन वह मां नहीं बन पाई थी। इलाज जरूर चल रहा था, लेकिन परिणाम की हाल फिलहाल कोई आशा नहीं थी। रात के तीसरे पहर इंद्र की नींद खुली। बिस्तर टटोला तो उसे पूर्णिमा नजर नहीं आई। उसने उठकर बल्ब का स्विच ऑन किया। देखा, पूर्णिमा बिस्तर के एक कोने पर घुटनों में मुंह छिपाए बैठी थी। उसे इस हालत में देखकर इंद्र ने पूछा, पूर्णिमा, तुम अभी तक सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही, पूर्णिमा का स्वर बुझा हुआ था। क्यों? इंद्र ने पूछा। बस यूं ही, पूर्णिमा ने टालने वाले अंदाज में जवाब दिया। पूर्णिमा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। थोड़ा इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। इंद्र का इतना कहना भर था कि पूर्णिमा उसके सीने से लगकर सुबकने लगी। इंद्र, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? पूर्णिमा ने अनायास पूछा। पत्नी के इस सवाल पर इंद्र गंभीर हो गया। वह कुछ सोचकर बोला, कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? बीते दिन की ही बात थी। पूर्णिमा हमेशा की तरह इंद्र की अलमारी के कपड़ों को हैंगर में लगा रही थी, तभी गलती से एक शर्ट नीचे गिर गई। शर्ट की जेब से एक फोटो निकलकर जमीन पर जा गिरा। पूर्णिमा ने सहज भाव से फोटो को उठाया। किसी लड़की का फोटो था। लड़की देखने में आकर्षक लग रही थी। उसकी उम्र 25 के आसपास रही होगी। वह इंद्र के पास जा पहुंची। वह अखबार पढ़ रहा था। जैसे ही पूर्णिमा ने फोटो दिखाए, वह अखबार छोड़कर उसके हाथ से फोटो लेते हुए बोला, ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिली? तुम औरतों की यही खामी है, टटोलना नहीं छोड़ सकती। कहते हुए इंद्र ने फोटो अपनी जेब में रख ली। तुम्हारे कपड़े ठीक कर रही थी। मुझे क्या पता था कि तुम जेब में इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज रखते हो। पूर्णिमा ने चुहलबाजी की। इंद्र मुस्कुरा कर बोला, मेरे ही विभाग की है, तो जेब में क्या कर रही थी? फिर वही सवाल, एक फार्म पर लगानी थी, गलती से मेरे साथ चली आई। वह बोला। पूर्णिमा इधर कुछ महीनों से महसूस कर रही थी कि भले ही इंद्र उसके साथ बिस्तर पर सोता है, लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं थी। पति पत्नी का संबंध महज औपचारिकता बनकर रह गया था। एक दिन उससे न रहा गया तो पूछ बैठी, इंद्र, तुम बदल गए हो। ये तुम कैसे कह सकती हो? वह सकपकाते हुए बोला, तुम्हारे व्यवहार से महसूस कर रही हूँ। पूर्णिमा ने कहा, ऐसी बात नहीं है, ऑफिस में काम का बोझ बढ़ गया है। उसने सफाई दी तो पूर्णिमा ने मामले को ज्यादा तूल नहीं दिया। दिन के 10 बज रहे होंगे। इंद्र का ऑफिस से फोन आया, पूर्णिमा, आज मेरा मोबाइल चार्जिंग पर ही लगा रह गया। क्या तुम उसे मुझ तक पहुंचा सकती हो? जरूर, तुम ऑफिस से बाहर आकर ले लेना, कहकर पूर्णिमा ने जैसे ही फोन चार्जर से निकाला, एक लड़की का फोन आ गया। इंद्र सर, आज मैं ऑफिस नहीं आ सकूंगी। पूर्णिमा ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह बोली, आप कुछ बोल नहीं रहे? क्या नाराज हो मुझसे? माफी मांगती हूँ, कल मेरा मूड नहीं था। घर पर कुछ रिश्तेदार आए थे, मम्मी ने जल्दी आने के लिए कहा, इसलिए आपके साथ कॉफी पीने नहीं जा सकी। पूर्णिमा को समझते देर नहीं लगी कि इंद्र शाम को देर से क्यों आता है। सोचकर पूर्णिमा का दिल बैठने लगा। वह खुद पर नियंत्रण करते हुए बोली, मैं उनकी बीवी बोल रही हूँ। आज वह अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ गए हैं। पूर्णिमा का इतना कहना भर था कि उसने फोन काट दिया। पूर्णिमा का मन आशंकाओं से भर गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इंद्र से कैसे पेश आए। वह सोचने लगी कि इस लड़की से इंद्र का क्या संबंध है। ऐसे ही विचारों में डूबी पूर्णिमा पति को मोबाइल देने के लिए निकल गई। इंद्र के ऑफिस पहुंचकर उसने फोन कर दिया। इंद्र ऑफिस के बाहर आ गया। फोन देते समय पूर्णिमा ने उस लड़की का जिक्र किया तो वह बोला, मैं बात कर लूंगा। शाम को इंद्र घर आया तो आते ही पूर्णिमा से बोला, मैं 2 दिनों के लिए ऑफिस के काम से लखनऊ जा रहा हूँ, मेरा सामान पैक कर देना। अकेले जा रहे हो? पूर्णिमा के इस सवाल पर वह असहज हो गया। क्या पूरा ऑफिस जाएगा? मेरे कहने का मतलब यह नहीं था, पूर्णिमा ने कहा तो अचानक इंद्र को न जाने क्या सूझा कि एकाएक सामान्य हो गया। वह पूर्णिमा को बाहों में भरते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दो। इसके बाद पूर्णिमा भी सामान्य हो गई। उसने पति के कपड़े वगैरह बैग में रख दिए। पति के जाने के बाद वह अकेली रह गई। घर में बूढ़ी सास के अलावा कोई नहीं था। वह किसी से ज्यादा नहीं बोलती थी, इसीलिए वह चाहकर भी अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं कर पाती थी। रात को आंगन में चांदनी बिखरी थी, जो पूर्णिमा को शीतलता देने की जगह शूल की तरह चुभ रही थी।
मन में असंख्य सवाल उठ रहे थे। कभी लगता ये सब झूठ है तो कभी लगता उसका वैवाहिक जीवन खतरे में है। तभी अचानक सास की नजर पूर्णिमा पर पड़ी। यहाँ क्यों बैठी हो, नींद नहीं आ रही है, कहकर पूर्णिमा उठने लगी। इंद्र चला गया इसलिए? इस सवाल का पूर्णिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। इंद्र को लेकर उसके मन में जो चल रहा था वह उसकी निजी सोच थी। उसे सास से साझा करने का कोई औचित्य नहीं था। अनायास उसका मन अतीत की ओर चला गया। पूर्णिमा अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद उसके पिता ने सिर्फ इंद्र की अच्छी नौकरी देखी और कर दी शादी। काफी दहेज दिया था उन्होंने उसकी शादी में। एक ही रात में इंद्र की सामाजिक हैसियत का ग्राफ ऊपर उठ गया था। तब उसे क्या पता था कि ऐसा भी वक्त आएगा जब रुपया पैसा सब गौन हो जाएगा। हर महीने सैकड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद उसके मां बनने की संभावना क्षीण नजर आती थी। कभी भी इंद्र खींच जाता तो पूर्णिमा अपनी मम्मी से दवा पर होने वाले खर्चे की बात करती। संपन्न माँ बाप उसके खाते में तत्काल हजारों रुपए डाल देते थे। इधर कुछ महीने से इंद्र उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा था। दोनों में बात कम ही हो पाती थी। उसे भावनात्मक सहारे की जरूरत थी। सोचते सोचते उसका मन भर आया। अगले दिन अचानक पूर्णिमा के मम्मी पापा आ गए। उन्हें देखते ही वह फफक कर रो पड़ी। बेटी का दुख उन्हें पता था। बोले, मायके चलो। पूर्णिमा के लिए ये राहत की बात थी, लेकिन उसे इंद्र की माँ का ख्याल था। इसलिए माता पिता से कहा, सास अकेली रह जाएंगी। इंद्र ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं। कोई बात नहीं, मैं 2 दिन उसका इंतजार कर लूंगा। पूर्णिमा के पापा बोले। तीसरे दिन इंद्र आया तो पूर्णिमा ने कहा, मैं मायके जाना चाहती हूँ। बिल्कुल जाओ, इंद्र निर्विकार भाव से बोला। तुम कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओगी तो माहौल चेंज हो जाएगा। एक ही माहौल में रहते रहते ऊब होने लगी है। पति के साथ रहने में कैसी ऊब? कहीं तुम मुझसे ऊब तो नहीं गए? लेकिन इंद्र ने एक शातिर खिलाड़ी की तरह चुप्पी साध ली। पूर्णिमा बेमन से मायके चली गई। पूर्णिमा मायके चली जरूर गई थी, लेकिन उसका मन इंद्र पर ही टिका रहा। सोच रही थी कि अब तो वह आजाद पंछी की तरह रहेगा। पता नहीं वह क्या करता होगा। मन नहीं माना तो उसने इंद्र को फोन लगाया। कौन? उधर से आवाज आए, अब तुम्हें मेरी आवाज भी पहचान में नहीं आ रही? पूर्णिमा ने उखड़े स्वर में कहा। पूर्णिमा, तुमसे बाद में बात करूंगा, कहकर इंद्र ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इस दरमियान उसके कानों में कुछ ऐसी आवाजें आई मानो कोई पिक्चर चल रही हो। घड़ी की तरफ देखा, शाम के 5 बज रहे थे। शक के कीड़े फिर कुलबुलाए। इंद्र कहीं अपनी उसी सहकर्मी के साथ पिक्चर तो नहीं देख रहा। सोचकर पूर्णिमा की बेचैनी बढ़ गई। पूर्णिमा की माँ की नजर उस पर पड़ी तो वह बोली, यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? तो कहाँ जाऊं? पूर्णिमा झल्लाए, जब से आए हो परेशान दिख रही हो। इंद्र से कुछ कहा सुनी तो नहीं हो गई? माँ ने पूछा। हाँ, मैं ही बुरी हूँ, झगड़ालू हूँ। पूर्णिमा रुआसी हो गई। माँ ने करीब आकर स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह शांत हो गई। पूर्णिमा को मायके में रहते 15 दिन हो गए। इस बीच 1-2 बार इंद्र का फोन आया, लेकिन मात्र औपचारिकता के लिए। एक दिन पूर्णिमा की सास का फोन आया। पूर्णिमा, कब आ रही हो? मम्मी जी, मैं जानती हूँ आपको मेरी फिक्र है, लेकिन इंद्र ने एक बार भी नहीं कहा कि आ जाओ। जब उसे मेरी जरूरत ही नहीं है तो मैं आकर क्या करूँगी? पूर्णिमा ने कहा। ऐसे कैसे हो सकता है? उसने तो तुम्हें कई बार फोन किए। सास बोली, वह तो कह रहा था कि तुम आने के लिए तैयार नहीं हो। सास की बात सुनकर पूर्णिमा तिलमिला गई। अब इंद्र झूठ भी बोलने लगा था। काफी सोच विचार कर पूर्णिमा ने वापस ससुराल जाने का मन बनाया। इंद्र के मन में क्या चल रहा है ये जानना उसके लिए बेहद जरूरी था। वह अपनी ससुराल चली गई। इंद्र ने अचानक आए पूर्णिमा को देखा तो अचकचा गया। बोला, बताया होता तो मैं लेने आ जाता, तुम्हें फुर्सत हो तब न। पूर्णिमा के चेहरे पर व्यंग्य की रेखाएं खींच गईं। इंद्र ने पूर्णिमा को मनाने की कोशिश की। आज शाम को पिक्चर चलते हैं। नहीं जाना मुझे पिक्चर, वह बोली। जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर इंद्र अपने दूसरे कामों में लग गया। एक रात इंद्र गंभीर था। पूर्णिमा को एहसास हो गया था कि उसके मस्तिष्क में कुछ चल रहा है। उस वक्त पूर्णिमा कोई किताब पढ़ रही थी, लेकिन बीच बीच में इंद्र के चेहरे पर आते जाते भावों को चोर नजरों से देख लेती थी। पूर्णिमा, मैं अंजलि से शादी करना चाहता हूँ। इंद्र का इतना कहना भर था कि पूर्णिमा की जिंदगी में भूचाल सा आ गया। उसने किताब एक तरफ रखी। मेरा शक ठीक निकला। अंजलि नाम है न उसका? बहुत खूब। पूर्णिमा हंसी। इस हंसी में रोष भी था तो बेवफाई की एक गहरी पीड़ा भी, जिसका एहसास सिर्फ उस स्त्री को ही हो सकता है
जिसने पति को देवता मानकर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अभी मैं जिंदा हूँ, वह बोली। काफी सोच विचार कर मैंने यह फैसला लिया है। इंद्र ने कहा, डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि तुम्हारे माँ बनने की संभावना क्षीण है। नहीं बनूंगी, मगर इस घर में सौतन कभी नहीं आएगी। कैसी बेगैरत लड़की है, एक शादीशुदा मर्द को फंसाया, और तुम कैसे पुरुष हो जिसने लाज शर्म सबको ताक पर रखकर एक लड़की को जाल में फांस लिया। वो स्वयं तैयार है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, बात काफी बढ़ चुकी है। वो पेट से है, बगैर शादी के। वह चौंकी। उसकी इजाजत तुमसे चाहता हूँ, न दूं तो तुम्हारी मर्जी। अगर तुम माँ बन सकती तो यह नौबत ही नहीं आती। सोचो, अगर तुम बाप नहीं बन पाते और मैं यही रास्ता अपनाती, तब क्या तुम मुझे ऐसी ही इजाजत देते? इंद्र के पास इसका कोई जवाब नहीं था। पूर्णिमा की मनोदशा अब एक परकटे परिंदे की तरह हो गई। जब कुछ नहीं सूझा तो वह गुस्से में बोली, बताओ, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? क्यों मेरे अस्तित्व को गाली दी? क्या सोचा था कि मेरी नाक के नीचे व्यभिचार करोगे और मैं चुप बैठी रहूंगी? तो जाओ चिल्लाओ, कुछ मिलने वाला नहीं है। इंद्र भी ढिठाई पर उतर आया। अगर न चिल्लाऊं तो बड़ी माँ का दर्जा मिलेगा। इंद्र ने कहा, तुम्हारी उस रखेल के बच्चे की बड़ी माँ का दर्जा घिन आती है मुझे उसके नाम से। इंद्र ने गुस्से में पूर्णिमा को मारने के लिए हाथ उठाया। खबरदार, जो मुझे हाथ भी लगाया। पूर्णिमा के तेवर देखकर इंद्र ने हाथ पीछे खींच लिया। उस रात जो कुछ हुआ उससे पूर्णिमा का मन व्यथित था। सुबह उसका किसी काम में मन नहीं लगा। वह बीमारी का बहाना बनाकर लेटी रही। इंद्र ऑफिस चला गया तब उठी। सास ने पूर्णिमा का हाल पूछा। डाइनिंग कुर्सी पर बैठी पूर्णिमा बोली, मां जी, इंद्र दूसरी शादी करना चाहता है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कुछ पल सोचकर वह बोली, यह इंद्र का निजी मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। इसका मतलब इंद्र के इस फैसले पर आपको कोई आपत्ति नहीं है? पूर्णिमा ने पूछा। देखो पूर्णिमा, हर आदमी बाप बनना चाहता है। उसने भरसक प्रयास किया। जब डॉक्टरों ने तुम्हारे बारे में साफ साफ कह दिया, तो वह जो कर रहा है उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक छत के नीचे मेरी सौत रहे? ये तुम्हें सोचना होगा। रही मान सम्मान की बात, तो मैं जब तक रहूंगी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। न रही तब, पूर्णिमा ने कहा तो सास ने कोई जवाब नहीं दिया। इंद्र ऑफिस से देर से आया। आने के बाद कपड़े उतार कर बिना खाए पिए बिस्तर पर पड़ गया। पूर्णिमा सोच रही थी कि किस हक से इंद्र से मनोहार करे, पर मन नहीं माना। खाना लगा दूं, मैं खा कर आया हूँ। सुनते ही पूर्णिमा का पारा चढ़ गया, क्योंकि वह जानती थी कि खाना किसके साथ खाया होगा। गुस्से में पूर्णिमा भी बिना खाए पिए अलग बिस्तर लगाकर सोने चली गई। नींद आने का सवाल ही नहीं था। बार बार मन एक ही बात पर आ टिकता। इंद्र के बारे में उसने जैसा सोचा था वह उससे अलग निकला। उसे सपने में भी भान नहीं था कि वह ऐसा कदम भी उठा सकता है। क्या सोचा है तुमने? इंद्र का स्वर अपेक्षाकृत धीमा था। जब तुमने फैसला ले ही लिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, पर इतना जरूर बता दो कि मेरी इस घर में क्या स्थिति होगी। स्वामिनी या नौकरानी? अर्धांगिनी तो अब कोई और कहलाएगी। पूर्णिमा भरे मन से बोली, तुम्हारा दर्जा बरकरार रहेगा। इंद्र का चेहरा खिल गया। रात का बंटवारा कैसे करोगे? पूर्णिमा के इस अप्रत्याशित सवाल पर वह सकपका गया। जब कुछ नहीं सूझा तो उल्टे उसी पर थोप दिया। पूर्णिमा गुस्से में बोली, अंजलि से प्यार मुझसे राय लेकर किया था। इंद्र पूर्णिमा के कथन पर झल्ला गया। पुराने पन्ने पलटने से कोई फायदा नहीं। पूर्णिमा ने ये खबर अपने मायके पहुंचा दी। उसके मम्मी पापा भाई बहन सभी रोष से भर गए। पापा तल्ख स्वर में बोले, पूर्णिमा तुम यहीं चली आओ, कोई जरूरत नहीं है उसके पास रहने की। वहाँ आकर क्या मिलेगा? एक नीरस उबाऊ जिंदगी, सबका अपना अपना लक्ष्य रहेगा। वही मेरे लिए एक बांझ स्त्री का अभिशप्त जीवन। बहुत होगा किसी स्कूल में नौकरी कर लूंगी, क्या इससे मेरा दुख कम हो जाएगा? कहते कहते पूर्णिमा की आंखों में आंसू भर आए। मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगा। पापा बोले, कोई जरूरत नहीं है, वहाँ भी दूसरे के बच्चे पालने होंगे। इससे अच्छा सौतन के ही खिलाऊं। मैं उसे जेल भिजवा दूंगा। पिता ने कहा, उससे मिलेगा क्या? बेहतर है कि समय का इंतजार करूं। हो सकता है मेरी गोद भर जाए। पूर्णिमा ने आशा नहीं छोड़ी थी। अंततः इंद्र से अपनी मर्जी से अंजलि के साथ शादी कर ली। उसकी पत्नी बनकर वह घर में आ गई। ऑफिस से आकर इंद्र सबसे पहले पूर्णिमा के कमरे में आता था, पर जल्द ही उसे पूर्णिमा से ऊब होने लगी थी।
अंजलि की खुशबू वो पूर्णिमा के कमरे तक महसूस करता, फिर तेजी से चलकर उसके पास जाता। अंजलि उसी के इंतजार में सज-धज कर तैयार बैठी रहती। गोरी चिट्टी अंजलि जब होठों पर लिपस्टिक लगाती तो उसके होंठ गुलाब की पंखुड़ियां जैसे लगते थे। एक हफ्ते बाद पहली बार इंद्र रात बिताने पूर्णिमा के पास आया। पूर्णिमा को कहीं न कहीं विश्वास था कि वह मां अवश्य बनेगी। बेमन से उसके पास 2 घंटे बिताकर वह अंजलि के पास चला गया। पूर्णिमा अपने अरमानों का कत्ल होते देखती रही। इंद्र उसकी भावनाओं को रौंद रहा था। सोचते सोचते उसकी आंखें भीग गईं। एक दिन वह भी आया जब अंजलि मां बनने वाली थी। इंद्र काफी परेशान था। पूर्णिमा से बोला, हो सके तो अस्पताल में तुम रह जाओ, पता नहीं किस चीज की जरूरत हो। ये सुनकर पूर्णिमा का दिल भर आया। वह सोचने लगी कि आज इंद्र अंजलि के लिए कितना परेशान है। अगर वह सक्षम होती तो उसकी परेशानी पर उसका हक होता। पूर्णिमा की आंखों में आंसू छलक आए। इंद्र की नजर उस पर पड़ी। रोने धोने से क्या मिलने वाला है? खुशियां मनाओ कि इस घर में एक चिराग जलने वाला है, जिसकी रोशनी में हम सब नहाएंगे, सिर्फ तुम दोनों। वह बोली, वो तुम्हें बड़ी माँ कहेगा। इंद्र ने खुश होकर कहा, नहीं बनना है मुझे किसी की बड़ी माँ। पूर्णिमा गुस्से में बोली। इंद्र जाने लगा तो कुछ सोचकर पूर्णिमा ने कहा, किस नर्सिंग होम में जाना होगा? इंद्र ने नर्सिंग होम का नाम बता दिया तो वह वहां चली गई। अंजलि ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। सबके चेहरे खिल उठे। सास जल्द से जल्द नवजात शिशु को गोद में लेकर दादी बनने की हसरत पूरी करना चाहती थी। कुछ घंटे के इंतजार के बाद अंजलि को उसके केबिन में लाया गया। साथ में नर्स की गोद में बच्चा भी था। नर्स ने कुछ नेक के साथ बच्चा सास की गोद में रख दिया। बच्चे को देख इंद्र का मन पुलकित हो उठा। बिल्कुल इंद्र पर गया है, सास पुचकारते हुए बोली। इंद्र दौड़कर बाजार से मिठाई लाया। अस्पताल के सारे स्टाफ का मुंह मीठा कराया। एक तरफ खड़ी पूर्णिमा अंदर ही अंदर रो रही थी। किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। सबको बच्चे और अंजलि की फिक्र थी। जो खुशी उसे देनी चाहिए थी वह अंजलि से मिल रही थी। जो मान सम्मान उसे मिलना चाहिए था वह अंजलि को मिल रहा था। ये सब उसके लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा थी। मौका देखकर वह बिना बताए घर लौट आई। बिस्तर पर पड़ते ही वह फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि यहाँ उसका रुदन सुनने वाला कोई नहीं था। तभी माँ का फोन आया। वह फोन पर ही रोने लगी। क्यों? यहाँ मेरा मन नहीं लगता। वहाँ मेरा सुख दुख बांटने वाले माँ बाप तो हैं। तुम्हें यहाँ किस बात की कमी है? सुनकर एक बार फिर से उसका मन भीग गया, पर जाहिर नहीं होने दिया। परसों मेरा भाई आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ मेरी जरूरत है। मैं एक काम वाली बाई बन रह गई हूँ। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा ही है। बात को तूल न देते हुए वह अपने कमरे में आई और सामान पैक करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे सामान पैक करती उसकी रुलाई फूटती रही। कभी सोचा तक नहीं था कि एक दिन ऐसी स्थिति आएगी जब इस घर की दीवारें उसके लिए बेगानी हो जाएंगी। कभी यही दीवारें उसके नईनवेली दुल्हन बनने की गवाह थीं। जब वह पहली बार आई थी तो लगता था कि ये सब उस पर फूल बरसा रही हैं, मगर आजकल कोठरी सरीखी लग रही थी। सास ने महज औपचारिकता निभाए। बेटे के खिलाफ न तब खड़ी हुई न अब। पूर्णिमा को मायके में रहते हुए 1 महीना हो गया था। उसने एक संस्थान में नौकरी कर ली। शुरू में कभी कभार इंद्र का फोन आ जाता था। उसने उसे खर्च के लिए रुपए देने की पेशकश की, मगर पूर्णिमा ने मना कर दिया। देखते देखते 6 महीने गुजर गए। इंद्र अपनी नई पत्नी के साथ खुश था। अचानक एक दिन उसके ऑफिस में एक युवक उससे मिलने के लिए आया। इंद्र उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में चला गया। जैसे जैसे वही युवक इंद्र से अपनी बात कहता, वैसे वैसे इंद्र के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जाती। तुम्हारे पास सबूत क्या है? इंद्र बोला। उसने अदालत के कागजात इंद्र को दिखाए, जिसमें गवाह के रूप में उन लोगों के हस्ताक्षर थे जिसके बारे में वह सोच भी नहीं सकता था। अब तुम चाहते क्या हो? इंद्र ने उससे पूछा। वह आज भी मेरी पत्नी है, बाकी आप जो भी फैसला लें, कहकर उस युवक ने इंद्र को ऐसे भंवरजाल में फंसा दिया कि उससे न हंसते बन रहा था न ही रोते। उसका मोबाइल नंबर लेने के बाद वह घर आया। उस समय अंजलि अपने बच्चे के साथ लेटी हुई थी। अखरे बदन की अंजलि माँ बनने के बाद और भी निखर गई थी, जिससे सिवाय प्यार जताने के उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। मगर हकीकत तो आखिर हकीकत होती है। वह बिना कपड़े उतारे चिंताग्रस्त होकर सोफे पर बैठ गया। ऐसे क्यों बैठा है? अंजलि क्या कर रही है? इंद्र की माँ ने पूछा। सास की आवाज पर अंजलि की तंद्रा टूटी। आप कब आए? वह हचकचा उठी। ये क्या हालत बना रखी है? ऑफिस में ज्यादा काम था क्या? देर क्यों हो गई? अंजलि के सवालों से वह खिसिया गया।
क्या आते ही सवालों की झड़ी लगा दी। खुद तो दिन भर बच्चे का बहाना बनाकर लेटी रहती हो। पति मरे या जिए, तुम्हें जरा भी चिंता नहीं रहती। इंद्र के बदले तेवर ने अंजलि को असहज बना दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब इंद्र के बात करने का लहजा उसके प्रति असम्मानजनक था। मैंने ऐसा क्या कर दिया? ये तो रोज ही होता है। अब बच्चे को समय न दूं तो क्या उसे अकेला छोड़ दूं? अंजलि ने भी उसी टोन में जवाब दिया। उस समय तो इंद्र ने अपने आप पर नियंत्रण रखा, मगर जब परिस्थिति बदली तो मूल विषय पर आ गया। क्या तुम्हारी पहले भी शादी हो चुकी है? इंद्र के इस सवाल पर अंजलि अंदर ही अंदर डर गई। डर स्वाभाविक था। पहले तो उसने नानुकुर किया, मगर जब इंद्र ने उसके पहले पति का नाम बताया तो वह अपने बचाव में बोली, हाँ, 3 साल पहले मैंने अपने ऑफिस में काम करने वाले प्रियांशु से शादी की थी। क्या तुम्हारा उससे तलाक हुआ था? इंद्र के इस सवाल पर उसने चुप्पी साध ली। बोलती क्यों नहीं? अगर यह मामला पुलिस के सामने गया तो जेल मुझे होगी, क्योंकि मैंने किसी की ब्याहता को घर में रखा है। इंद्र ने अपनी कमजोरी स्वत जाहिर कर दी। नहीं लिया था, अंजलि बोली। वजह? इंद्र ने पूछा। शादी के बाद पता चला कि उसका चाल चलन अच्छा नहीं है। वह न केवल शराबी था बल्कि उसके दूसरी औरतों से भी संबंध थे, इसलिए साथ छोड़ दिया। हाँ, शादी क्या गुड्डे गुड्डियों का खेल है जो आज किसी से कर ली और कल किसी और के साथ? ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपने खुद शादी को मजाक बना रखा है। अंजलि अपने मूल स्वभाव पर आ गई। इंद्र सन रह गया। जिसे उसने फूल सी कोमल समझा था वह कांटों सरीखी निकली। क्या बक रही हो? वह चीखा। गलत क्या कहा? आपने पूर्णिमा के साथ जो किया, क्या वो खेल नहीं था? इंद्र को अब अपनी भूल का एहसास हुआ। अनायास उसका ध्यान पूर्णिमा पर चला गया। उसे अफसोस होने लगा कि उसने पूर्णिमा का विश्वास क्यों तोड़ा। पर अब क्या किया जा सकता था? इंद्र, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई। मुझे उसे तलाक दे देना चाहिए था। तुमने इस सच को मुझसे क्यों छिपाया? इंद्र ने पूछा। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मैंने जब प्रियांशु से शादी की तब मेरे माता पिता दोनों की रजामंदी थी। वे दोनों इस शादी के गवाह भी थे, मगर बाद में हालात कुछ ऐसे बने कि मैंने प्रियांशु का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। 3 साल तक उसने मेरी कोई खबर नहीं ली, नहीं मैंने उसके बारे में जानने का प्रयास किया, ये सोचकर कि मामला खत्म हो चुका है। नौकरी के दौरान वह शहर में अकेला रहता था। बाद में पता चला कि उसने नौकरी छोड़ दी। मैंने सोचा या तो वह कहीं और नौकरी कर रहा होगा या अपने शहर उन्नाव चला गया होगा। तुम्हें पूरा विश्वास है कि वह उन्नाव का ही रहने वाला था? इंद्र के इस सवाल पर वह किंचित परेशान दिखी। उसने बताया था तो मैंने मान लिया। अंजलि से बात करने पर इंद्र को लगा कि या तो अंजलि पूरी तरह बेकसूर है या फिर वह खुद साजिश का शिकार हो चुका है। क्या तुम उसके साथ जाना पसंद करोगी? इंद्र के इस सवाल पर वह विचलित हो गई। आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं उसके साथ रहना पसंद करूंगी? मैं आपके बच्चे की मां बन चुकी हूँ। कानूनन हमारा विवाह अवैध है। तुम भले ही न फंसो, लेकिन तुम्हारे उस पति की शिकायत पर मुझे जेल हो सकती है। इस पर अंजलि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई। अगले दिन उस युवक का फोन आया तो इंद्र ने बाद में बात करने को कहा। इस बीच उसने वकील के माध्यम से इस विवाह की हकीकत को जानने का प्रयास किया। वकील ने बताया कि उन दोनों ने अदालत में शादी की है। ये जानकर इंद्र और भी परेशान हो उठा। अगले दिन उस युवक का दोबारा फोन आया। आपने क्या सोचा है? तुम अब तक कहाँ थे? इंद्र गुस्से में बोला। जहाँ भी था। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मेरी बीवी को अपनी बना लें। वह बोला। तुम चाहते क्या हो? इंद्र मूल मुद्दे पर आया। अंजलि मुझे चाहिए। कुछ सोचकर इंद्र बोला, वह तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती। ये सुनकर वह हंसने लगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसे अपने घर में रख लें। उसका कहना ठीक था। मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम उससे मिल लो। अगर वह तुम्हारे साथ जाना चाहेगी तो ले जाना, वरना तलाक देकर अपना रास्ता बदल लो। इंद्र ने कहा। ठीक है। इंद्र ने अंजलि को इस वार्तालाप से अवगत कराया। मैं उसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करूंगी। आपने कैसे सोच लिया कि मैं उसके साथ जाऊंगी? अंजलि की त्योरियां चढ़ गईं। बिना तलाक दिए मैं भी तुम्हें अपने पास रखना नहीं चाहूंगा। इंद्र ने साफ कह दिया। आप होश में तो हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? इस बार अंजलि के तेवर बिल्कुल अलग थे। कल तक जिसे वह छुई मुई समझता था वह नागिन सी फुफकारने लगी थी। ऐसा रहा तो मुझे जहर खाकर मरना पड़ेगा। इस भंवरजाल से निकलने के लिए बस एक ही रास्ता बचा है मेरे लिए। इंद्र रुआसा हो गया। वह तुम्हें तलाक देगा? क्या इसके लिए तैयार हो? उसके चेहरे पर खुशी के भाव तैर गए। बिल्कुल।
अंजलि के कथन से उसे तसल्ली हुई। इंद्र ने उस युवक को एक गोपनीय जगह बुलाया। वह तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है, कहकर इंद्र ने प्रियांशु के साथ चाल चली। क्या? वह आश्चर्य से बोला। मैं उस कमीनी के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा। क्यों? इससे पहले भी उसने एक लड़की से शादी करके मुझे धोखा दिया था। वह शादी महज 6 महीने चली थी। तुम्हें कैसे पता चला? इंद्र ने पूछा। ऐसी बातें छिपाए नहीं छिपती, तभी तो मैंने उसका साथ छोड़ा। ये सब जानने के बावजूद भी तुम उसे अपनी पत्नी बता रहे हो। बताना ही पड़ेगा, उसने काफी पैसे ऐंठे हैं मुझसे, लगभग 5 लाख रुपए। अब अगर सूद समेत मुझे नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है मैं आप दोनों को नहीं छोड़ूंगा। कितने चाहिए? 10 लाख, उस युवक ने कहा। मैं इतना नहीं दे सकता। 6 पर तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वह तैयार हो गया। इस तरह अंजलि उस युवक से आजाद हो गई। अब यह इंद्र को तय करना था कि अंजलि को किस रूप में ले। क्या ऐसी औरत विश्वास लायक है? वह खुद भी तो बेवफाई के कटघरे में खड़ा था।